नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज न्यूज़ एट 10 में बात करेंगे उन प्रमुख खबरों की जिन पर आज हम सभी की नजर रहेगी, जिसमें सबसे पहली खबर रहेगी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई, जो आज वर्चुअली महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें वो जुड़ेंगे, उसकी बात करेंगे, साथ ही और अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। पटना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से करेंगे संवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में करेंगे चुनावी रैली। तेलंगाना में राहुल गांधी आज भी निकालेंगे विजय फेरी यात्रा। तो वहीं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होगी तेलंगाना पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर के दौरे पर अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। इजराइल से लौटने के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को करेंगे संबोधित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज इजराइल में नेतन्याहू से करेंगे बातचीत। और आईसीसी विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश की टीम पुणे में खेलेगी मैच। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हर केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वो विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगी। बाद में राष्ट्रपति पटना लौटेंगी और शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। समारोह के बाद राष्ट्रपति पटना राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कल राष्ट्रपति गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। वो सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे। तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल होंगे। रघुवर दास की नियुक्ति निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर की गई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दरअसल आज जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और इस खास मौके पर खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में मौजूद होंगे। संभाग के पूरे 12 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इतना ही नहीं,
छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार को और हवा देते हुए अमित शाह आज जगदलपुर और कोंडागांव में रैली भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में राज्य की 90 में से 20 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि दिग्गज नेता अमित शाह की रैली से यहां की चुनावी तैयारियों को और धार मिलेगी और इससे कांग्रेस शासित राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अमित शाह की राज्य की ये दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले पार्टी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सोमेश, किस तरीके की तैयारियां हैं इस वक्त वहां पर गृह मंत्री के आगमन को लेकर और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा आज का? छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे जी। पहला मतदान 7 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद दूसरा दौरा होगा। पहला दौरा उन्होंने राजनांदगांव जिले में किया था, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से सीधा वह जगदलपुर लाल बाग मैदान में जाएंगे और वहां पर वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी का दौरा 2 जिलों में रहेगा, पहला कोंडागांव और दूसरा जगदलपुर में जो 2 प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में शामिल होंगे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार बीजेपी नेताओं से हमने बातचीत की तो साफ तौर पे वहां पर हजारों की तादाद में जो वहां की स्थानीय लोग हैं उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे और अमित शाह क्या आज नया स्थानीय लोगों को बोलेंगे, बस्तर के बारे में बात करेंगे। इन तमाम विषयों पर हम कुछ देर में पता चल जाएगा हमें। जी सोमेश, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की बात करें वहां पर नक्सल एरिया भी काफी ज्यादा है, तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं चुनावों को लेकर के? बस्तर जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और शुरू से ही उस इलाके में नक्सलियों की आवाजाही होती रहती है। लगातार आज क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ के बस्तर में दौरा है, सुरक्षा के लिहाज से 2500 से ज्यादा जवानों की वहां पर नियुक्ति की गई है। जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ की चप्पे चप्पे पे नजर है। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ कैमरे से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से उस इलाकों को देखा जा रहा है कि कोई गतिविधि ना हो। माने बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से शासन प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां कर रखी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए, और आप इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि वहां भी 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और इसे लेकर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी 22 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इन प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से कांग्रेस की डगर और भी कठिन कहीं ना कहीं नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने मुरैना की दिमनी सीट से राम नारायण सकवार को मैदान में उतारा है। बता दें कि दिमनी से बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक भोपाल की नरेला सीट से शमसुल हसन, भोपाल मध्य से शमा तनवीर, भोपाल की हुजूर सीट से राहुल मारण, छिंदवाड़ा की चौराई से विपिन वर्मा, कटनी के बडवारा से कुंती कौल, सिंगरौली से ओम प्रकाश सिंह, रीवा की त्योंथर से त्रिनेत्र शुक्ला, देव तालाब से राम यज्ञ सोंधिया, गुड़ से अमरीश पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ की दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी से कांग्रेस में कलह की चर्चा तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस वचन पत्र में मुफ्त चुनावी वादों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों के साथ ही मध्य प्रदेश के आम लोगों ने भी चिंता जताई है। इन सब के बीच प्रदेश में दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है।
अब इस मामले पर कमलनाथ की ओर से सफाई दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काम बटे हुए हैं और गालियां खाने के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने से पहले कमलनाथ कपड़ा फाड़ विवाद पर सफाई देते नजर आए। इस दौरान भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खूब शब्दबाण चले। हमने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? वहीं कांग्रेस वचन पत्र में मुफ्त चुनावी वादों को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे वायदे और घोषणाएं प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जानकार भी इसे प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं मान रहे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, देखकर के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रिव्यूज के बल पे मतदाताओं से वोट चाह रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिससे रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे इंडस्ट्री अट्रैक्ट होकर के मध्य प्रदेश में आए, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सामाजिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से उनको राजनीति के लिए ये फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सारी घोषणाओं का मध्य प्रदेश के खजाने पर, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कई हजार करोड़ रुपए के कर्जे में अभी भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2018 में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का वादा किया था। 2018 में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था, लेकिन ना तो किसानों की कर्ज माफी हुई और न ही किसी बेरोजगार को भत्ता मिला। कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश हर जगह वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी तक अधूरा है। वहाँ की महिलाएं आज भी 1500 रुपए मिलने की राह देख रही हैं। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दिए जाने का वादा कांग्रेस ने राजस्थान में भी किया था, लेकिन वहां भी उस वादे का हश्र मध्य प्रदेश जैसा ही हुआ। कर्नाटक में मुफ्त बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बिजली की दरें 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दी। मध्य प्रदेश की जनता भी मानती है कि फ्रीबी कल्चर किसी के लिए सही नहीं है। मतदाता इसके बदले शिक्षा और रोजगार पर बल देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश के लिए ये ज़रूरी है कि वो एजुकेशन पे और सारी चीज़ों पर फोकस करे, और ये जो फ्री बीज का कल्चर है इसको पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी संस्कृति को देश के विकास के लिए खतरनाक बताते हुए इससे लोगों को आगाह करते रहे हैं। मुफ्त वादों पर चुनाव आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि मुफ्त वादे राजनीतिक दलों के लिए लोकप्रियता का एक तड़का जरूर है, लेकिन जीतने के बाद उन्हें निभाना कठिन है। इसीलिए जनता को ये जानने का अधिकार है कि वे इसे कैसे लागू करेंगे और इसके लिए जरूरी पूंजी कहां से जुटाएंगे। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए कहा है कि ये राशि बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की जरूरत है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का झूठे वादे करने और उन्हें पूरा न करने का इतिहास रहा है, जबकि बीजेपी 5 साल की बात नहीं करती, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल के लिए 25 साल का रोड मैप बनाया है। कांग्रेस का इतिहास आश्वासन और झूठे वादों का रहा है, पूरा करने का कभी नहीं रहा। हम आधारभूत ढांचा को मजबूती देने वाले लोग हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसी संसाधनों में हमें आने वाले लोगों को अच्छा भविष्य देना है, और इसलिए हम अमृतकाल के 25 साल का रोड मैप बना के चलते हैं। हम 5 साल की बात नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री 25 साल की बात करते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पौत्र और कांग्रेस नेता सुंदर लाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस के गुन्नौर विधानसभा के पूर्व विधायक
कुंदन चौधरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर और ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, जिस तरीके से हमने एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, और क्योंकि आप वहां पर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां की रग रग से वाकिफ है, तमाम लोगों से, जनता से आप बात भी करते होंगे, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे जनता के हिसाब से क्या कुछ नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो जो युवा हैं वो खास तौर पे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है, जो पिछले कुछ वर्षों में विकास हुआ है, वो विकास जो है लगातार जारी रहे और मध्य प्रदेश जो है एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाए। यहाँ पर जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है ज्यादा मजबूत हो, साथ ही रोजगार के और अवसर बढ़े और खास तौर पे जो लोगों को यहाँ से नौकरी या पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है वो यहाँ पर ना हो। देखिए, लेकिन इन तमाम मुद्दों के इतर इस समय जो है राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं और तमाम तरह के जो ऐसे वादे कर रही हैं जो कि मध्य प्रदेश की सेहत के लिए, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। और ये ऐसा जो यहाँ के विशेषज्ञ उनका भी कहना है, जो आर्थिक रूप से जो तमाम चीजों को गहरी नजर रखते हैं उनका कहना है। साथ ही जो यहाँ के जो युवा है वो खास तौर पर इन चीजों को समझ रहे हैं कि जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का कल्चर इस बार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो कितना घातक हो सकता है मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए। क्योंकि आज से अगर 18-20 साल पहले देखें तो मध्य प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं जो है वो तक यहाँ पर नहीं थी और एक बीमारू राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश गिना जाता था, जिसमें कि बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग यहाँ पर तरसते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोशिश की गई है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए और लोगों को कम से कम जो जरूरी नागरिक सुविधाएं वो प्रदान किया जाए। तो उसको लेकर अब एक सिस्टम सेट हुआ है। लेकिन अब जैसे लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कल्चर आ रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां लगातार वादे कर रही हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो किस तरीके से वो तमाम जो फ्री की योजनाएं हैं, तमाम मुफ्त की योजनाएं हैं उसको लागू करेंगे। हालांकि पिछले बार भी जो है 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय भी कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से 10% भी जो है पूरे नहीं हो पाए थे। जो सबसे बड़ा वादा था उसमें किसानों की कर्ज माफी का और साथ ही बेरोजगारों को 4000 रुपए तक जो है बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन वो भी जो है उसको भी पेच में फंसा दिया गया, वो भी पूरा नहीं हो पाया था। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं और इस तरीके के वादे कैसे पूरे हो पाएंगे, जिसमें कि चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जताई है, तो ये महत्वपूर्ण है कि मतदाता जो है काफी जागरूक हो गया है और ये सब तमाम चीजों को मतदाता बहुत बारीकी से देख रहा है, समझ रहा है। तो उसे पता है कि किन मुद्दों को लेकर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में जो है आगे काम करना चाहिए। हालांकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव समय कोशिश करती हैं लोगों को तमाम मुफ्त की फ्री बीज जो योजनाओं के माध्यम से बरगलाने की, उनको अपना वोट बैंक साधने की, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक इस तरह की राजनीति नहीं हुई है। लेकिन इस बार पहली बार देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें तो बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है तमाम मुफ्त की योजनाओं की। और उसको लेकर देखिए अब देखा जा रहा है कि आगे चल के अब बीजेपी किस तरीके से इसका काट निकालती है, किस तरीके से बीजेपी जो है इस मैनिफेस्टो के सामने अपने जो है मैनिफेस्टो को सामने लाती है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस समय दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि मतदाताओं को लुभाया जाए। खासकर कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए, सत्ता में आकर वो एक बार फिर से सत्ता में आए और पूरे 5 साल सरकार चलाने का उनका मन है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी हमने कुर्ता फाड़ जो हमने राजनीति देखी और अंतर कल है जिस तरीके से आ गई सामने कांग्रेस की, तो वो अपने आप में दिखाता है कि जो है वो एक साथ नहीं है, कहीं ना कहीं धड़ों में जो पहले से बटी है वो अभी बटी हुई है। इसी कारण से जो अभी तक दूसरी सूची है वो जारी नहीं हो पाई है 86 नामों की, उसको लेकर कल दिल्ली में मंथन हुआ। तमाम जो मध्य प्रदेश के नेता थे वो भी दिल्ली में थे, केंद्रीय जो उनके नेता है वो भी दिल्ली में थे और आज फिर उसी पे मंथन होगा। हालांकि बीजेपी को भी अभी 5वीं सूची जो है उनकी जारी नहीं हुई है। लेकिन ठीक है अजीत, ये तो बात रही, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की, इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासी जमीन खोजने की कोशिश कर रही है। और जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं चीजें नहीं बैठ पाई, तो जब कांग्रेस और सपा के बीच में चीजें नहीं बैठ पा रही, तो क्या उम्मीद की जाए कि जो INDIA गठबंधन है वो आगे सही नजर आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है। बिल्कुल, देखिए, और ये गठबंधन जो है ये मध्य प्रदेश में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में
समाजवादी पार्टी ने एक बिजावर सीट जीती थी और वहां पर उनके प्रत्याशी जो है एक विधायक जो है चुन के आया था। हालांकि करीब 6 से 7 सीटें ऐसी थी जहां पर कि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार बात चल रही थी कि कम से कम जो 7 सीटें हैं जहां पर कि समाजवादी पार्टी एक सीट पे जीती थी और 6 से 7 सीटों पे जहां पर उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे, वो सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दी जाए। और इसको लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर चर्चा भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। और उसी बीच में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, जिसमें कि बीएसपी की माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी की पिछली जो जीती हुई सीट है उस पर अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। उसके बाद से देखिए समीकरण बिगड़ने लगा और अब कल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि हम यदि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है तो उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में है, और ये गठबंधन जो है ये आगे चल के क्या सिर्फ राज्यों के लिए है कि यह केंद्र में होगा कि नहीं होगा, ये भी अब तय किया जाएगा। और देखिए ये अब पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। कल देर शाम को 22 नामों की और एक सूची जो है वो समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है, और उसके बाद से अब बिल्कुल आमने सामने प्रत्याशी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आ चुके हैं। देखिए हालांकि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमा है, अगर हम बात करें वहां के जो जिले हैं वहां पर वोट बैंक है थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का, और अगर कांग्रेस के साथ ये मिल जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो सकती थी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि जीत का अंतर जो था बहुत ज्यादा कम था, करीब 30 से 40 सीटों में जीत का अंतर 4000, 5000 या 2000 के आसपास था। तो अगर ये दोनों में गठबंधन हो जाता या दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं INDI गठबंधन को यहाँ पर सीटें ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन जिस तरीके से सहमति नहीं बनी है और यहाँ पर ये गठबंधन जो है टूट गया है, उसका असर जो है राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने कह दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो भी अब अलग अलग हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सहमति नहीं बनी है तो उत्तर प्रदेश में भी सहमति नहीं बनेगी, और आगे चले जो लोकसभा के चुनाव है 2024 में उसमें भी जो है कांग्रेस अपना अलग रास्ता अपनाएगी, समाजवादी पार्टी जो है अपना अलग रास्ता अपनाएगी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई, और ये गठबंधन देखिए लोग समझ भी रहे हैं कि ये स्वार्थ के लिए बना हुआ है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि जब यहाँ मतदाताओं से हम बात करते हैं, खासतौर पर युवाओं से बात करते हैं, तो वो इस चीज को समझते हैं। यानी कुल मिलाकर जो ये गठबंधन है ये अभी से बिखरता हुआ नजर आ रहा है अजीत? जी बिल्कुल, देखिए बिखरता हुआ नजर आ रहा है, उसको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में चरमरा गया है, और इसका असर देखिए बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर भी होने वाला है, क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं और जो अन्य राज्यों में है वहां पर भी एक इसका असर दिखाई देगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये बिखर गया है गठबंधन, उसी तरीके से अब जब बयानबाजी शुरू हो गई है और अब उत्तर प्रदेश में कहा है अखिलेश यादव ने कि हम वहां बड़े भाई की भूमिका है, अगर आप मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है, कांग्रेस को कहा है तो हम उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है, तो हम वहां भी तय करेंगे कि आपको सीटें देना है नहीं देना हो। आगे चल के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी देखने वाली बात होगी, और वहां पर जो कांग्रेस ने भी बोल दिया उत्तर प्रदेश में कि हम जो है 80 सीटों पर जो यूपी की है लोकसभा में उसमें हम पूरी अकेले जो है फाइट करेंगे। तो ये देखिए इसकी शुरुआत हो गई है, जैसा कि पहले ही अनुमान था, क्योंकि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन बना था जिसमें कि यूपी के लड़के करके कैंपेन चलाई गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, जिसमें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जो है वो यूपी के लड़के बना के प्रोजेक्ट किया गया था, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, तो उसकी भी कड़वाहट जो है वो दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान भी हुआ था वहां पर कांग्रेस से गठबंधन करने को लेकर। लेकिन अगर आज ही ये स्थिति है तो आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अजीत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो INDI गठबंधन जिसको लेकर के उम्मीदें तमाम लगाई जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी जब राज्यों के ही चुनाव हो रहे हैं वो उसी में फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो लोकसभा में तो क्या ही उसका हश्र होगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही तो बात रही मध्य प्रदेश की, अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पारा काफी ऊपर जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति को ठोस बनाने में जुटे हैं। इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को और धार देने के इरादे से कोर ग्रुप की बैठक आज कर रही है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कल से तेलंगाना के दौरे पर हैं। दोनों चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए हैं। कल दोनों ने मुलुगु जिले में विजय भेरी यात्रा निकाली और रैली की। दोनों ने बीजेपी और BRS को निशाने पर लिया और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। अब आज शाम 4:30 बजे राहुल गांधी पेडापल्ली में चुनावी रैली करेंगे। पेडापल्ली में से करीमनगर तक उनकी विजय भेरी यात्रा बस के जरिए होगी। इसके बाद राहुल पद यात्रा करेंगे जो करीमनगर हाउसिंग बोर्ड सर्कल से होते हुए राजीव चौक जाएंगे। फिर राजीव चौक पर भी उनकी जनसभा होगी।
और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली करेंगे महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। पटना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से भी करेंगी संवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में करेंगे चुनावी रैली। तेलंगाना में राहुल गांधी आज भी निकालेंगे विजय भेरी यात्रा, तो वहीं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होगी तेलंगाना पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर के दौरे पर। अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की भी करेंगे अध्यक्षता। इजरायल से लौटने के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को करेंगे संबोधित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज इजरायल में नेतन्याहू से करेंगे बातचीत। और आईसीसी विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश की टीम पुणे में खेलेगी मैच। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया की नजर लगातार चौथी जीत पर। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल दौरे पर कहा कि हमास के हमलों से इजराइल बुरी तरह से प्रताड़ित हुआ है। उन्होंने कहा कि इजराइल को गजा में उन लोगों की पीड़ा को दूर करने का अवसर तलाशना चाहिए जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करता है तो अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह से लड़ने में आईडीएफ में शामिल होगी। इसके साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मानवीय सहायता के लिए राफा सीमा को खोलने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंच रहे हैं।
ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। सुनक ने अपनी यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि हमास के भयावह कृत्य के बाद कई लोगों की जान चली गई है। हर एक नागरिक की मौत एक त्रासदी है। उन्होंने कहा कि गजा अस्पताल पर हुए घातक विस्फोट के बाद दुनिया भर के नेताओं को संघर्ष की खतरनाक स्थिति से बचने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा ऋषि सुनक गजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का भी आग्रह करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल फिलिस्तीन के चल रहे युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद कहा कि इजराइल गजा में तब तक मानवीय सहायता की अनुमति देता रहेगा जब तक कि हमास के साथ युद्ध समाप्त न हो जाए। इजराइल हमास संघर्ष के बीच गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए ब्राजील के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत सर्जियो फ्रैंका डेनिज ने बताया कि पक्ष में 12 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 1 वोट पड़ा। इसके अलावा 2 देश अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि परिषद के एक स्थायी सदस्य के नकारात्मक वोट के कारण ब्राजील के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कई दशकों के बाद इजराइल पर अब तक का सबसे बर्बर और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जो अमेरिका में हुए 9/11 से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये परिषद पहले ही भूल चुकी है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के फोटो और वीडियो हर इजरायली के दिमाग में बस गए हैं। हमास आतंकियों ने इजराइल पर आक्रमण किया और 1400 निर्दोष इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी और महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया गया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट को इजराइल द्वारा किया गया हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला जायोनी शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित करता है। तेहरान में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संबोधित करते हुए राइसी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपराधों में भागीदार होने का भी आरोप लगाया है। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच गजा में युद्ध विराम का आग्रह करते हुए यहूदी प्रदर्शनकारी यूएस कैपिटल के अंदर तक पहुंच गए। यूएस कैपिटल हिल पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की भी घोषणा कर दी है। इससे पहले यूरोपीय देशों ने बीते महीने एक संयुक्त बयान जारी किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का निर्णय लिया था। वियतनाम के सफल दौरे के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। गौरतलब है कि भारत सिंगापुर संबंध को 2015 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था और तब से द्विपक्षीय सहयोग की तीव्रता में काफी वृद्धि भी हुई है।
वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल ओमान के मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल के दौरान भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने ओमान में रह रहे भारतवंशियों को भारतीय वैश्विक परिवार का अभिन्न अंग बताया और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री ने ओमान की अर्थव्यवस्था मंत्री सैद अल साकरी के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अवसरों पर चर्चा की। मुरलीधरन सुल्तान कबूस मस्जिद देखने भी गए। उन्होंने ओमान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस मस्जिद की स्थापत्य कला, भव्यता और आध्यात्मिक परिवेश की सराहना की। विदेश राज्य मंत्री की यह तीसरी ओमान यात्रा है। वो ओमान में कई उच्च स्तरीय वार्ताएं करेंगे और विभिन्न भारतीय सामुदायिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। ओमान के राष्ट्रीय संग्रहालय में विशिष्ट भारतीय कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये तिरंगा आईसीपी अटारी पर स्थापित किया गया है। तिरंगे की ऊंचाई 418 फुट है। ये तिरंगा पाकिस्तान तक साफ दिखाई देगा। इस दौरान नितिन गडकरी रिट्रीट सेरेमनी भी देखेंगे। इससे पहले नितिन गडकरी श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकेंगे। वहीं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और इसके बाद वो गांव हर्षा छीना के पास चल रहे नेशनल हाईवे के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला बेतुरी जिले में स्थित झूला घाट पारगमन केंद्र अब पूरी तरह से चालू हो गया है। महाकाली नदी पर पुल निर्माणाधीन होने से पहले ये आंशिक तौर पर कार्यरत था। इससे सीमा पार लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी। पारगमन केंद्र के पूर्णतया संचालित से स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। आईएनएस सुमेधा की लागोस यात्रा के दौरान भारतीय और नाइजीरियाई नौसेना कर्मियों द्वारा जहाज का दौरा और संयुक्त प्रशिक्षण किया गया। आईएनएस सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और नाइजीरिया के नौसेनाओं के बीच राजनयिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाना, समुद्री सहयोग और अंतर संचालितता को बढ़ावा देना है। 22 अक्टूबर को आईएनएस तरकश द्वारा समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी गश्ती दल में ये भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती होगी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि अब तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का आदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के समापन दिन तक और अधिक संख्या में आदान प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 2016 में पहले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में 809 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाएं थी। 2035 तक कार्यान्वयन के लिए 5.6 लाख करोड़ रुपए की पहचान की गई है, जिसमें से 1.22 लाख करोड़ रुपए की 228 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। We have Union Minister of Ports, Shipping and Waterways with us. Sir, the Global Maritime India Summit is on, and the third edition, we are seeing a lot of MOUs have been already signed. What is the amount of investment that we are looking at? And starting from the first edition till now, what's the execution like of the number of MOUs, projects, and the total investment? The beginning ultimately help us to develop the vision, and also that has been made possible because of the Honorable Prime Minister's vision. And in that particular 2016, that summit, this particular National Perspective Plan was launched by Honorable Prime Minister. As a result, Sagarmala program, that flagship program, has been undertaken, and this program have identified 809 projects, investment worth of rupees 5.6 lakh crore. So
main objective was to modernize the ports and to develop the port-led connectivity, to develop the port-led industrialization. हम इस सेक्टर में अपने काबिलियत दिखाने में सफलता प्राप्त की है। कार्गो हैंडलिंग से लेकर हम टर्न अराउंड टाइम हो, इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में हो, टाइमलाइंस में हो, सारे पैरामीटर्स में हमारी शक्ति हम दिखाने में बेहतर प्रदर्शन की है। हमारे कुल मिला के 6 लाख को आसपास की मतलब हमारे अब तक फ्रॉम यस्टरडे टिल टुडे अब तक इतना MOU वैल्यू का MOU अब ये हो चुका है एक्सचेंज। तो और भी हम वी आर एक्सपेक्टिंग मोर बिकॉज टुमारो इज देयर, सो लॉट ऑफ सेशन हैज टू बी कंप्लीटेड। 2014 तक कई सेक्टर हमने कभी भी नेवर टेकन सीरियसली and never consider in the top of the priority agenda for our growth. But Honorable Prime Minister has discovered the available potentialities in the waterways and coastal shipping and ocean shipping. So because of his vision, ultimately we have taken so many initiatives. Hydrogen fuel हो, ammonia fuel हो, इस सिलसिले में भी हम लोगों ने और विशेष रूप से ग्रीन पोर्ट ग्रीन शिपिंग के सिलसिले में भी हम लोगों ने MOU की है। लक्ष्य स्पष्ट है, to achieve the blue economy, you are to develop the green transport in the country. And that is why all mode of transportation will have to be made green. That is why we are building green port, green shipping. That's why our journey for decarbonization and also carbon neutral. And that's why this kind of projects are coming up. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। सो दिस वाज द यूनियन मिनिस्टर टॉकिंग ऑल अबाउट द GMIS एंड हाउ इट विल लीड इन द चेंज ऑफ द इकोनॉमी, नॉट जस्ट इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। और चलिए अब बात हमारे पद्म की। आज हम आपको बता रहे हैं सिक्किम के खांडू वांगचुक भूटिया के बारे में, जो तिब्बती बौद्ध कला थंगका पेंटिंग को कई सालों से संरक्षित कर रहे हैं। इन्होंने परंपरागत कला में कई नए प्रयोग कर अपनी विशिष्ट शैली भी बनाई है। विश्व प्रसिद्ध हैं थांगका पेंटिंग्स। कपास और रेशम के परिधान पर पेंटिंग के जरिए पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। जब भी थांगका पेंटिंग्स का जिक्र होता है, एक ही नाम सामने आता है, खांडू वांगचुक भूटिया। खांडू वांगचुक भूटिया जो कि थांगका पेंटिंग्स का प्रतीक बन चुके हैं। कड़ी मेहनत, कठिन तपस्या के साथ 15 साल की उम्र में उन्होंने इस कला को अपनाया और आज इतने वर्षों में उन्होंने थांगका पेंटिंग्स की कला को न सिर्फ एक नई पहचान बल्कि एक नई प्रसिद्धि भी दिलाई है। इस कला को पुनर्जीवित करने के साथ साथ अब वो इसे संरक्षित करना चाहते हैं और यही वजह है कि 300 से भी ज्यादा युवाओं को, बच्चों को वो इस कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि ये युवा, ये आने वाली पीढ़ी इस कला को संरक्षित कर सके, उसे यूं ही जीवंत रखे। तिब्बती बौद्ध कला थंगका पेंटिंग देखने में जितनी सुंदर, बनाने में उतनी ही कठिन। कपास रेशम के ताने बाने से बनी इस प्राचीन कला को संरक्षित कर रहे हैं पश्चिम सिक्किम के साखियों गांव के कलाकार खांडू वांगचुक भूटिया। पिता से प्रेरणा पाकर कम आयु में ही कला से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु से प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय फुंट सोक सांगपो और स्वर्गीय जपा अच्छो से प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। वांगचुक ने परंपरागत कला में कई नए प्रयोग कर थंगका चित्रकारी में अपनी विशिष्ट शैली बनाई, जिसके लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी काफी ख्याति अर्जित की। उनके कार्य अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों में संकलित हैं। थंगका पेंटिंग में बहुत कोना कोना का बच्चा लोग मैंने इकट्ठा कर दिए अपना खर्च से। माँ ने बोला अपना खर्च से फूडिंग लॉजिंग करके मैंने बहुत बच्चा लोग सिखाया। बहुत ट्रेडिशनल मैंने इंटरेस्ट भी किया है। इंटरेस्ट मैंने फिर सोचा कि ये वुडन भी किया, उसमें थोड़ा ऑर्डर भी मिला था। फिर मेरे माँ ने इच्छा नहीं, वो भी बंद किया। कार्पेट वीविंग भी मैंने ट्रेडिशन किया, वो भी बहुत लोग पसंद किया। वो भी मेरा माँ का इच्छा नहीं कि तुमको ये ट्रेडिशन एक में ध्यान देगा, ये थंगका पेंटिंग अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ करते बहुत हम इधर बहुत मनुष्य में हम किया है। भविष्य सब लोग हम ये बोलना चाहते
हम भी ये पद्मश्री और नेशनल अवार्ड पाने के लिए पद्मश्री सोचा भी नहीं था। मैं अपना जो मेहनत अपना देश अपने ये कला में हम अभी तक इसका ये संभाल करके ये ट्रेडिशनल संभाल करके हमारा ऐसा करते करते अभी पद्मश्री इतना हमको खुश हो गया। तो अभी ऑर्डर भी बहुत मिल रहा है, ऑर्डर भी बहुत मिल गया। इसीलिए सब लोग का अच्छी तरह से इसमें कर दीजिए, इसमें ध्यान देने से इसका बहुत लाभ है। भारत सरकार का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कला को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए वांगचुक ने 1982 में एक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहां बच्चों को प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी देते हैं। उन्होंने विशेषकर ऐसे बच्चों को चुना जो गरीब तबके से थे और गलत दिशा में आगे जा रहे थे। वे अब तक अपने बूते करीब 350 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न मठों जैसे नादक मठ आदि में बौद्ध भित्ति चित्रों के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो वहीं लद्दाख और नेपाल के बौद्ध मठों में भी उनकी कला देखी जा सकती है। खांडू जी ने जो भारत का चौथा सबसे सिविलियन अवार्ड को जो प्राप्त किया, उसके जो कार्य के लिए भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है वो सिर्फ खांडू वांगचुक के लिए नहीं है, सभी सिक्किमवासी और विशेष करके हमारे स्कूल हमारा पाठशाला को एक बहुत गर्व का बात है। वहाँ की जो प्रतिभा है वो विद्यार्थी में भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। इस बारे में हम एसएमसी और स्कूल मैनेजिंग कमेटी मिलके वहाँ से बातचीत करके भविष्य में कैसे विद्यार्थी को इस क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हम कार्य करने के लिए सोच रहे हैं सर। थांका पेंटिंग को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में और आगे इसको विश्व में दिखाने में लिए खांडू जी ने जो योगदान किए वो बहुत सराहनीय है। ठंगका, जिसे हांगका, तांगका, थंका या टंका भी कहा जाता है, ये तिब्बती बौद्ध चित्रकला का बेहतरीन नमूना है, जो आमतौर पर बौद्ध देवता या पौराणिक दृश्यों को दर्शाती है। घरों और मठों में सजे इन चित्रों में प्राकृतिक रंग और सोने का प्रयोग तथा रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है। प्राचीन कला थंगका चित्रकारी के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान और पहचान पा रहे खांडू वांगचुक भूटिया को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बीच न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नवरात्रि का 5वां दिन है आज और माँ स्कंद माता के रूप में आज उनकी पूजा हो रही है। इन्हें वागेश्वरी भी कहते हैं। वाराणसी के जैतपुरा में माँ स्कंद माता का मंदिर है, जहां भक्त पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं विधि विधान से। नवरात्र के 5 दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है। भगवान कार्तिकेय के नाम से माता का नाम स्कंद माता पड़ा। महिषासुर भगवान के सेनापति कुमार कार्तिकेय के नाम से माता का नाम पड़ा है। माता कार्तिकों को अपने गोद पर लेकर यहाँ बैठी विराजमान है। स्कंद माता का दर्शन करने आया हूँ। ये नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है। माँ जगदम्बा सब पर कृपा करे। पंचमी के दिन बहुत अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के आते हैं। श्रद्धा और भावना से माता का दर्शन करते हैं और जो मन में कामना होती है, माँ बागेश्वरी, माँ स्कंद माता सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नवरात्र में एक तरफ मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की आराधना चल रही है, तो वहीं गरबा खेलकर भी उनके प्रति आस्था जताई जा रही है। राजकोट में महिलाओं ने सर पर अग्नि लेकर गरबा खेला तो देखने वालों की आंखें भी चौंधिया गईं।
इसके अलावा सूरत में भी गरबा के जबरदस्त रंग इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में देवी दुर्गा मलेश्वरी को 30 लाख के करेंसी नोटों से सजाया गया है। मंदिर प्रशासन ने धनराशि दानदाताओं से इकट्ठा की थी। देश के हर कोने में मां दुर्गा के 9 दिन के उत्सव को आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ से बचने के लिए उत्तर रेलवे ने 34 पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेनें ज्यादातर पूर्वी भारत के लिए चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इन गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में कोच भी जोड़े जाएंगे। त्योहार के समय दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर विशेष डेस्क और भीड़ प्रबंधन प्रणाली सहित विशेष व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। रेल टिकट की कालाबाजारी से बचने के लिए यात्रियों को रेलवे के अधिकृत टिकट काउंटर और IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक करने के लिए भी कहा गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे के परिचालन गति से NCR के निवासियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। कैसी है देश की पहली रैपिड रीजनल रेल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम इस समय मौजूद हैं देश की पहली रैपिड रीजनल ट्रेन के अंदर। किस तरह की बनाई गई है ये ट्रेन, आइए इसका जायजा लेते हैं। देश की पहली रैपिड रीजनल रेल तैयार है परिचालन के लिए। करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक दौड़ने जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये दिल्ली से मेरठ के बीच में दौड़ेगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी परिवहन प्रणाली है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की परिचालन गति से NCR के निवासियों को क्षेत्र में बिना रुके यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसका 82 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच निर्माणाधीन है। शुरुआत में ये हर 15 मिनट पर एक ट्रेन उपलब्ध रहेगी। हालांकि सिस्टम आवश्यकता के आधार पर आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक रैपिडेक्स ट्रेन में 6 डिब्बे हैं। इनमें लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें दोनों बैठकर और खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल रहेगी। हर स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध रहेंगी। हर रैपिडेक्स ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये प्रीमियम कोच के बाद दूसरा कोच होगा। ट्रेन के अन्य कोचों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। साथ ही प्रत्येक कोच में विकलांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। ये रैपिडेक्स ट्रेन कुछ दिल्ली मेट्रो का आभास कराती है, लेकिन इसमें आरामदायक सफर के लिए 2x2 की सीटें लगाई गई हैं। इस ट्रेन में जगह जगह पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप इस ट्रेन के अंदर अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे और 21 अक्टूबर से इसमें आम जनता यात्रा कर सकती है। कुल इसके अंदर 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो जाएगी और बहुत ही कम समय में वे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन सुमित तिमान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, गाजियाबाद। और इस रैपिड रेल को लेकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। रैपिडेक्स ट्रेन को लेकर क्या है स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। सर, कितना इंतजार था आप लोगों को? इसका काफ़ी लंबे समय से हमें इंतजार था। जो मोदी जी ने
एक हमारा जो सपना था वो सच कर दिखाया है बहुत ही कम समय के अंदर, जिससे कि लोगों का मेरठ आना जाना और आसान हो जाएगा। पेट्रोल की बचत होगी, डीजल की बचत होगी, जल्दी जा सकेंगे, टाइम की बचत होगी। ये ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है, आने वाले समय में एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। दिल्ली से मेरठ जाना बड़ा आसान और सुरक्षित हो जाएगा और इससे समय की भी बचत है और सुविधाजनक है, बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में जाने के लिए एक तो ये है कि ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा। फिर एक बार ये शुरू हो गई तो जो लोग अपनी गाड़ी से आते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एसी ट्रेन है और बड़ी सुविधाजनक है। मोदी जी जो बोलते हैं उसे करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से प्रगति पे हम लोग चल रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मोदी जी को। रैपिड रेल के बारे में बात करें तो रैपिड रेल का काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा था। हम उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्टार्ट हो। अब ये जब स्टार्ट होने जा रही हैं तो खुशी का पल है हम लोगों के लिए और इससे हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, आने जाने में आसानी होगी। मोदी जी की वजह से इतनी सारी हमें सुविधा मिल रही हैं और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो चालू होने वाली हैं और अब हमारे देश में ऐसी ट्रेन चल रही है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये ट्रेन तो ऐसी चल रही है कि बुलेट ट्रेन से भी तेज़, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी ट्रेन, ऐसी सुविधा हमें मिलेगी। मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद था और उन्होंने उम्मीद पूरा किया है। रैपिड रेल हम लोगों को लिए बहुत ज़रूरी था। जो मेरठ से आते थे उनकी सुख सुविधा के लिए, चाहे गाज़ियाबाद से जाने वालों के लिए बहुत, चाहे दिल्ली से जाने वालों के लिए बहुत सुख सुविधा हुआ और 160 के स्पीड में रैपिड रेल चलेगी, ये हमारी सौभाग्य की बात है। इससे फ़ायदा बहुत हो जाएगा, कम से कम टाइम की बहुत बचत है। आप देख लो यहाँ से शाहियाबाद से अगर आप दुहाई तक मान लो, कम से कम 2 घंटे का सफ़र होता है। 170 की स्पीड पे चलेगी ये ट्रेन और ये 10 मिनट का सफ़र है दुहाई तक का। अभी फ़िलहाल दुहाई तक चलेगी ये, शाहियाबाद से दुहाई तक। कम से कम इसमें लोगों का बहुत टाइम का बचत होगी। इस ट्रेन का स्थानीय निवासियों को बेसब्री से इंतजार था और इनका इंतजार शुक्रवार को तब समाप्त हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, साहिबाबाद। तो अभी ये रेल बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो चुकी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जनता को समर्पित भी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।